स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल जिसका नेम है बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। मैंने स्टार्ट किया है क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसका आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में और न्यूरॉन्स के बारे में। तो इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। एक एक पार्ट को देखेंगे बहुत हम आराम से, आपको तभी चीज़ें क्या होंगी क्लियर होंगी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स का मतलब रिसीव करने वाला, और यहाँ बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं तो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर्स क्या हैं, रिसेप्टर किससे बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं स्पेशलाइज्ड सेल से बने हुए हैं। क्लियर है। हो सकता है ये एक सेल से बने हों। सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, तो ये मिलके टिश्यू बनाते हों, या क्या हो सकते हैं ये आर्गन्स होते हों। क्लियर है यहाँ पे। तो रिसेप्टर्स क्या है, कुछ सेल भी हो सकती हैं, सिंगल सेल भी हो सकती हैं, कुछ टिश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ आर्गन्स भी हो सकते हैं। आगे हम इसके आगे मूव करते हैं। रिसेप्टर्स का अगर फंक्शन देखा जाए तो इनका क्या रोल होता है। क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेप्टर्स, तो उसका आंसर ये होगा दे डिटेक्ट ए चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये किसी भी एनवायरनमेंट में के अंदर कोई चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो सकता है, वो आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हो या हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, दोनों की बात करेंगे हम यहाँ पे। एनवायरनमेंट का मतलब क्या रहा है यहाँ पे, क्या स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसको क्या करते हैं ये डिटेक्ट करने का काम करते हैं एंड स्टिमुलेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन रिस्पॉन्स। और ये एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। वो इम्पल्स आपके रिसेप्टर से क्या होता है होते हुए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होती है पहुंचाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये दोनों क्या करते हैं, इसे रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो इन रिसेप्टर्स डिटेल में देखते हैं हम यहाँ पे। ये स्किन का सेक्शन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और इस स्किन के सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप देखें इसको, तो ये एक मिजनस कॉप्सल्स है। ये एक रिसेप्टर है जिसे जो टच को क्या करता है सेंस करने का काम करता है। ये दूसरा रिसेप्टर है जिसे हम बोल रहे हैं क्या पैसिनियन कॉप्सल्स, यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये क्या है, ये प्रेशर को क्या करता है रिसीव करने का काम करता है। अगर आपके हैंड पे कोई प्रेशर, कोई चीज़ प्रेस की जाए तो इसे कौन फील कर रहा है, ये पैसिनियन कॉप्सल्स क्या कर रहा है, फील कर रहा है। एक और प्रेशर का रिसेप्टर दिखाई दे रहा है जो काफ़ी डीप स्किन में प्रेजेंट है। अगर ऊपर से नीचे आए तो इसे कह रहे हैं क्या हम, रूफनी इंडिंग कह रहे हैं। ये भी क्या है, एक प्रेशर का रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। हम इस साइड हम आते हैं मूव करते हुए। टच के लिए आ रहा है रूट हेयर प्लेक्सस की बात करें तो ये एक टच का रिसेप्टर है। क्रॉस एंड बल्ब्स की बात करें तो ये भी क्या है, एक टच का रिसेप्टर है। मर्केल्स डिस्क की बात करें तो ये भी क्या है, एक टच का रिसेप्टर है। और अगर आपको ठंडक में कोल्ड फील होता है, गर्मी में अगर आपको हीट फील होती है स्किन में आपके बॉडी पे, या कहीं कटने पे जलने पे आपको पेन फील होता है, तो ये सारा का सारा जो रिसीव करता है ये सारे के सारे सेंस, उसे कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं न्यूरॉन्स की, वो क्या करती हैं इसे फील करने का काम करती हैं। तो ये सारा चीज़ टच, प्रेशर, कोल्ड, हीट, पेन, ये सारा का सारा रिसेप्टर ही क्या करता है, रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद ये सेंड करता है क्या आपके ब्रेन के पास, आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। और फिर क्या होता है, अगर हमें कोल्ड फील हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जाके विंटर वियर क्या करेंगे, वियर कर लेंगे हम। अगर काफ़ी हीट फील हो रही है हमें तो ये जाके हम क्या करेंगे, अपना फ़ैन क्या करेंगे ऑन कर सकते हैं, साथ में एसी क्या करेंगे ऑन कर सकते हैं, कूलर ऑन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उसके हम वर्क करेंगे वहाँ पे। तो ये था कुछ प्रेशर के रिसेप्टर्स के बारे में मैंने बात की। यहाँ पे बात करते हैं सेंस आर्गन के बारे में। यहाँ पे सेंस आर्गन्स कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स। जो भी आपके बॉडी में सेंस आर्गन्स हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो आईज क्या है, सेंस आर्गन है। ईयर भी क्या है, सेंस आर्गन है। आपका टंग जो है
वो टेस्ट को टच करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है, तो ये भी क्या हो गया, एक सेंस आर्गन हो गया। आपका स्किन क्या है, ये भी क्या है, एक सेंस आर्गन है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे, ये सेंस आर्गन के फॉर्म में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए यहाँ पे। सेंस आर्गन्स कंटेन ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स, तो इनके पास क्या है, ढेर सारे क्या है रिसेप्टर्स हैं, और वो क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे आइज की बात कर लें तो वो क्या करेगी, लाइट रेस को क्या करेगी, रिसीव करेगी। ईयर क्या करेगा, साउंड वेव को क्या करेगा, रिसीव करेगा। टंग क्या करेगी, केमिकल्स को टेस्ट करने का काम करेगी। और स्किन आपने देखा अभी कि टच को, प्रेशर को, हीट को, कोल्ड को, पेन को, ये सारा चीज़ क्या कर रहा है यहाँ पे, ये फील करने का काम कर रहा है। तो इसके आगे मूव करते हैं। ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई क्या है, आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलाई। जिससे आप रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, स्टिमुलाई होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखें यहाँ पे, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है, एक स्टिमुलस है। आपको प्यास लगी है, आपकी आइज ने क्या देखा, ग्लास ऑफ वाटर को देखा, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। तो जैसे आपकी आइज ने ग्लास ऑफ वाटर देखा, आपके सामने एक ग्लास वाटर लाके रखा गया है, ये आइज ने इस लाइट रेस को रिसीव किया। जो ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इसे क्या किया, इसने भेजा कहाँ पे, आपके ब्रेन में भेजा, क्लियर है, आपके सीएनएस में भेजा। और यहाँ पे ये रिले न्यूरॉन ने क्या किया, रिले न्यूरॉन का मतलब क्या, एक कनेक्टिंग न्यूरॉन जो सेंसरी से आए हुए सारे के सारे सिग्नल को रिसीव करता है और ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन कराता है। तो मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, ये एक रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये सेंसरी ने रिसीव किया, सामने वाटर रखा हुआ है, इसने सेंड किया। ये रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, इसको समझा और इसने उस नर्व को सिग्नल किया जिससे ये रिस्पॉन्ड करवाना है। तो इसने आपके आर्म वाले न्यूरॉन्स को सिग्नल सेंड किया, जिससे आर्म क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये ग्रैब करेगा ग्लास को, और ग्लास को ग्रैब करने के बाद ये माउथ तक ग्लास को ले आएगा और माउथ क्या करेगा, इससे इस वाटर को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे स्टिमुलस से क्या क्रिएट हुआ, एक सेंसरी सिग्नल्स क्रिएट हुआ, इसे क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके आर्म के मसल्स को सिग्नल मिला, इसने इसको ग्रैब किया आपके फिंगर्स के थ्रू, और ये ग्रैब करना ही क्या कहलाया, रिस्पॉन्स कहलाया। ये पूरा का पूरा स्टिमुलस जब भी मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, रिस्पॉन्स क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो ये एक सिंपल सा एक रिसेप्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल था, मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये रिस्पॉन्स जो है, कैसे ये सिग्नल जो है, सेंसरी सिग्नल है, इस न्यूरॉन के थ्रू कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच रहा है और यहाँ से कैसे कैसे पहुँच रहा है हमारे आर्म तक। तो जिस तरीके से ये वेव प्रोपगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इम्पल्स कह रहे हैं, जिसके थ्रू जिस वे में चीज़ें पहुँच रही हैं, ब्रेन तक पहुँच रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच रही हैं, और वहाँ से आपके इफेक्टर आर्गन के अंदर, जैसे कि आपका हैंड है, आपका फिंगर्स है, वहाँ तक चीज़ें ट्रेवल कर रही हैं। देखते हैं इम्पल्स जो है, इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्वेश्चन आ गया कि इम्पल्स क्या है, तो ये क्या दिखाई दिया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो किसके थ्रू ट्रेवल कर रही है, दैट ट्रेवल्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन। और ये मेम्ब्रेन कौन सी होगी, ये मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक एनिमल सेल के ऊपर जो सेल का आउटर कवर होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग थ्रू क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। इट कैन बी जनरेटेड when a neuron's membrane potential is changed by the chemical signal from a nearby cell। अब ये जो पोटेंशियल है उसका, वो क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है। अब पोटेंशियल सडन चेंज कैसे होता है, जैसे कि ये फिंगर हमारी है, इस फिंगर में अगर एक पिन चुभ जाए तो इस नर्व के अगल बगल यहाँ पे उसका जो पोटेंशियल होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है इसे हमें डिटेल में पढ़ना है आगे। तो बस मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी यहाँ पे कि हल्का सा अगर पिन चुभ जाता है या आप
किसी हीट ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं या एक ड्रॉप वाटर गिरता है आपके फिंगर के ऊपर, तो जब भी कोई चीज़ आपके फिंगर से टकराएगी, न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन का तुरंत जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा, तुरंत वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगी, जनरेट हो जाएगी और ये आगे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये चेंजेस हुआ यहाँ पे केमिकल सिग्नल फ्रॉम ए नियर बाई सेल, या तो नियर बाई सेल से ये हो रहा है या तो क्या हो रहा है, आपके किसी ऑब्जेक्ट के टकराने से ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पे दिखाते हैं इसको हम यहाँ पे, जैसे कि ये दिखाई दिया यहाँ पे, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये पूरा का पूरा दिखाई दिया आपको यहाँ पे, इसके डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सराउंडिंग में एक सेल है और इस सेल को यहाँ सिग्नल मिला, इसमें केमिकल गया और इस सेल के थ्रू क्या हो गया, सिग्नल इसको यहाँ मिल गया। या तो एक डायरेक्ट पिन क्या होगी, आपके फिंगर के अंदर चुभी और पिन के चुभने से ये जो डेंड्राइट है इसने क्या किया, सिग्नल रिसीव किया और सिग्नल कहाँ पे आया, इस साइटोन के अंदर आया। इसे साइटोन कहते हैं, इसे सेल बॉडी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। और जैसे ही सोमा ने क्या किया, यहाँ से एक इम्पल्स को प्रोपेगेट किया, इसके एक्सॉन के ऊपर, इसके सराउंडिंग में पूरा का पूरा केमिकल डिफरेंस होगा और ये केमिकल डिफरेंस क्या करेगा, यहां से प्रोपेगेट करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। प्रोपेगेट करता जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है केमिकल सिग्नल। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इसी एक्शन पोटेंशियल को हम क्या कह रहे हैं, इंपल्स कह रहे हैं, जो अलोंग द कहां जा रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा रही है। अगर मैं बात करूं आपसे कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को कह रहे हैं क्या हम, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, और वो न्यूरॉन्स मतलब कि उसके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का क्या होगा, कवर होगा। और एक न्यूरॉन ऐसा है जिसका एक्सॉन क्या है, उसके ऊपर माइलिन शीथ का कवर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्सॉन वो होगा जिसमें क्या होगा, उसके एक्सॉन के आउटर साइड से चीजें क्या होंगी, मूव करती चली जाएंगी। एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, मूव आगे बढ़ता जाएगा और जिसे क्या होगा, इंपल्स क्या होगी, आगे मूव करती जाएगी। यहां पे तो यहां दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या, इंपल्स का मतलब क्या, सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल अलोंग द सर्फेस ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके थ्रू क्या हो रहा है, वो चीजें मूव कर रही हैं। यहां पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये सोडियम, पोटेशियम और कुछ नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड और एटीपी की वजह से ये सारे का सारा डिफरेंसेस आता है यहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आगे इंपल्स मूव करके कहां पहुंचेगी, हो सकता है ब्रेन में जाए, हो सकता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाए। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, रिले के थ्रू इसको रिसीव किया। यहां पे मैंने दिखाया था ये रिले है, रिले के थ्रू क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। रिसीव करने के थ्रू इसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये सिग्नल ट्रांसफर करेगा एक मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सिग्नल इंपल्स को लेके उस आर्गन पे जा रही है जहां पे एक्शन होना है, और जिस आर्गन में ये इंपल्स जाएगी उस आर्गन को कहेंगे हम इफेक्टर, क्योंकि इफेक्टर ही क्या करेगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अब यहां पे आई, ये इफेक्टर के पास आई और इफेक्टर ने क्या किया, एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, जैसे यहां पे कि आपके फिंगर के पास ये सारा का सारा सिग्नल पहुंचा और फिंगर ने क्या किया, इस ग्लास को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। तो ये जो प्रोसेस है ये इफेक्टर के प्रोसेस में हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इससे इफेक्टर के पास पहुंचाया जा रहा है। इफेक्टर क्या हो सकता है यहां पे, तो जो इफेक्टर है हो सकता है वो एक आपकी बॉडी की मसल हो, मतलब कि आपका न्यूरॉन, आपका जो ब्रेन है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसने एक सिग्नल सेंड किया एक मसल को। क्लियर है, जैसे कि ग्लास को ग्रैब करने के लिए आपके हैंड के, आर्म के मसल्स के पास सिग्नल सेंड किया गया। अगर एक ग्लैंड से एंजाइम या हार्मोन निकालना है तो हो सकता है आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वो सिग्नल एक ग्लैंड को सेंड करे और ग्लैंड के पास जब सिग्नल आएगा तो ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, वो एंजाइम रिलीज हो सकता है या तो वो हार्मोन रिलीज हो सकता है। हो सकता है वो एक इफेक्टर क्या हो, आपके बॉडी का आर्गन हो,
हो सकता है स्टमक का कोई ऑर्गन हो सकता है लेग हो, या हो सकता है कोई हैंड हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू ए स्टिमुलस, तो इफेक्टर क्या है, हो सकता है वो मसल है, हो सकता है वो ग्लैंड है, हो सकता है वो ऑर्गन है, और ये कैपेबल होता है स्टिमुलस जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने के लिए। स्पेशली ए नर्व इम्पल्स जो आ रही है उसे क्या करता है, ये रिस्पॉन्स कराने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ए नर्व एंडिंग दैट कैरीज इम्पल्स टू ए मसल, एक नर्व एंडिंग की बात करें, जैसे यहां दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया, और यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है इस तरह से, यहाँ पे ये नर्व एंडिंग होती है। तो ये क्या करती है, उस मसल तक क्या करती है, पहुंचाने का काम कर रही है प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को। जैसे ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, मसल्स क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, रिलैक्स करना और रिलैक्स करनी होगी। इस तरीके से मसल क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। अगर ग्लैंड के पास वो सिग्नल पहुंचाया गया है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो हमारे फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसके पास एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पास सिग्नल पहुंचाया जा रहा है, और ये ग्लैंड क्या कर रही है, सिग्नल को रिसीव करने के बाद हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करने का काम कर रही है। जब तक ये सिग्नल नहीं आएगा तब तक ये ग्लैंड जो है हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगी। तो ये ग्लैंड भी क्या हो गया, इस केस में ये ग्लैंड क्या है, एज ए इफेक्टर की तरह फंक्शन कर रही है। आपकी आइज क्या है, आर्गन है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आइज के सामने अगर कोई चीज आ रही है और आइज को चोट लग सकती है उससे, तो आइज तुरंत क्या हो जाएगी, आईलिड क्लोज हो जाएगी और आपकी आइज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो आइज का क्लोज होना, आईलिड्स का क्लोज होना, इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपके आइज ने वो ऑब्जेक्ट को देखा कि आपकी आइज की तरफ बढ़ रहा है, तुरंत आइज ने सिग्नल सेंड किया आपके स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स किया मोटर नर्व के थ्रू आपके आईलिड को, और आईलिड से ये कहा गया कि आईलिड तुरंत क्लोज हो जाओ, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट आपके आइज में इंटर कर सकता है। तो आईलिड यहां पे क्या हो रही है, आईलिड क्लोज हो गई। क्लोज होने से जो ऑब्जेक्ट है वो आई के अंदर नहीं जा पाया, आई को चोट नहीं पहुंचा पाया। तो यहां पे आईलिड जो है ये क्या होगी, एज ए फैक्टर हो गई, और यहां पे आपको आर्गन के फॉर्म में दिखाई दिया कि वो आर्गन क्या कर रहा है, आपको आपकी आइज को सेव कर रहा है। यहां पे आइज, वो आर्गन क्या हो गया, सेव हो गया। एंड एक्टिवेट मसल कॉन्ट्रैक्शन आर द ग्लैंडुलर सिक्रीशन। अगर मसल्स के पास गया तो क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ग्लैंड के पास गया तो क्या होगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशन होगा। मैंने बताया आपको कि वो एक मास्टर ग्लैंड का मैंने एग्जांपल लिया, उसके थ्रू क्या होगा, वहां पे सिक्रीशन किया जाएगा यहां से। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको कि इफेक्टर क्या होता है, जिसके थ्रू जो रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस को, उसे क्या कहते हैं, इफेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं इफेक्टर कैसे फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि ये एक पिन इस बच्चे के हाथ में चुभ गई, तो ये पिन का चुभना क्या है, एक स्टिमुलस क्रिएट हुआ, और ये स्टिमुलस क्या हो गया, यहाँ पे उस हैंड के पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये रिसेप्टर्स हैं। इसने क्या किया, इस पिन के चुभन को क्या किया, रिसीव किया, और तुरंत क्या हो गया, सिग्नल कहाँ सेंड किया गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर सिग्नल सेंड किया गया, और ये सिग्नल जा रहा है यहाँ पे, और ये दिखाई दे रहा है यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है, क्या इसे कहते हैं, क्या रिले न्यूरॉन कह रहे हैं। और ये रिले न्यूरॉन ने क्या किया, तुरंत रिसीव किया सेंसरी सिग्नल, इसको एनालाइज किया, बहुत फास्टली एनालाइज किया, और तुरंत इसने सिग्नल सेंड किया कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल सेंड कर दिया। और ये मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, उस एरिया में जा रहा है जहां से इस चुभे हुए पिन से आपके हैंड को दूर किया जा सके। मतलब ये वेंट्रल रूट के थ्रू पहुंच रहा है कहां पे, ये मोटर न्यूरॉन है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये पहुंचा आपके मसल्स के पास, और ये मसल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, इन्हीं को यहाँ दिखाया गया है। तो ये मसल्स से सारे के सारे न्यूरॉन कनेक्टेड हैं, इन मसल्स को सिग्नल दिया गया, इस मसल्स के अंदर जो प्रोटीन होती हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराई, कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद तुरंत क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन से आपका जो हैंड है, जो यहाँ पे इस पिन के साथ लगा हुआ था, वो तुरंत क्या हो गया, यहाँ पे पिन के साथ लगा दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखिए पिन यहीं रह गई, और हैंड यहाँ से यहाँ तक अप साइड चला गया। तो तुरंत इस सिग्नल के थ्रू रिस्पॉन्स क्रिएट किया गया इफेक्टर के थ्रू। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो गया, ये हैंड का मसल्स खींचा, और खींचने से क्या हो गया, ये हैंड आपका ऊपर चला गया,
पिन नीचे रह गई और हैंड ऊपर चला गया। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो ये पिन लगातार इसमें चुभती रहती और यहाँ की मसल्स जो होती वो डैमेज होती रहती। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि कैसे यहाँ पे एक स्टिमुलस को रिसीव किया गया, कैसे ये स्टिमुलस इम्पल्स के फॉर्म में प्रोपेगेट किया, सेंसरी के थ्रू पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में, ये पहुंचा यहाँ पे रिले न्यूरॉन ने इसको रिसीव किया, इसने सिग्नल सेंड किया उस मसल्स को जो इस पिन से फिंगर को दूर कर सकती है, वहां पे मसल के पास आया, ये आपकी बाइसेप की मसल है, वहां पहुंचाया गया, ट्राइसेप की मसल के पास पहुंचाया गया वहां पे, और उससे क्या हो गया, हैंड क्या हो गया, वहां पे अलग हो गया। ये प्रोसेस ब्रेन को नहीं भेजा गया, क्योंकि ब्रेन क्या है, एक हाईली कॉम्प्लेक्स आर्गन है और वो हर चीज को रिस्पॉन्ड करने से पहले प्रॉपर सोचने का काम करता है। अगर ये प्रॉपर ब्रेन के पास सिग्नल को डायरेक्टली सेंड किया जाता तो ये ब्रेन इसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज करता, सोचता समझता, इसमें टाइम लग जाता और ये पिन जो है हमारे इस पाम के मसल्स को, हैंड के मसल्स को काफ़ी डैमेज कर सकती। रिस्पॉन्स जो काफ़ी फास्ट हुआ है, इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क जो डेवलप होता है, कहाँ डेवलप होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डेवलप होता है। इसी के थ्रू तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है, जबकि सिग्नल जो आया हुआ है उसको ब्रेन के पास बाद में सेंड कर दिया जाएगा। ब्रेन इस सिग्नल को रिसीव कर लेगा फ्यूचर के लिए और उसे एहसास हो जाएगा कि जब हमें फिंगर में पिन चुभी थी तो मैंने क्या रिस्पॉन्स किया था। तो वो डेटा वो हमारे मेमोरी में सेव हो जाएगा हमारे ब्रेन के अंदर फ्यूचर रिस्पॉन्स के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखने जा रहे हैं हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स क्या है? तो न्यूरॉन्स जो है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जितने भी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी हमारे बॉडी की, हमारे सिस्टम की आपको याद रहनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नर्वस सिस्टम आपका एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूरॉन्स। रीड करते हैं, ए न्यूरॉन इज एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिक को क्या करती है, जनरेट करती है और उसके थ्रू क्या होती है, काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो इंपल्स को प्रोपेगेट करने का काम करती है, आगे पहुंचाने का काम करती है। ए न्यूरॉन इज एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल दैट कम्युनिकेट विथ अदर सेल्स, जो बॉडी के दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने का काम करती है, दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करने का काम करती है वाया स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस। एक स्पेशल कनेक्शन के थ्रू क्या होती है, जुड़ी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स हम देखते हैं, साइनेप्स क्या होता है, कैसे एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, कनेक्ट होता है और उस कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या, साइनेप्स कहते हैं। ये न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये न्यूरॉन का साइटॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है। एक्सॉन के एंड को हम टर्मिनल अर्बराइजेशन कहते हैं या नर्व एंडिंग कहते हैं और ये नर्व एंडिंग दूसरे डेंड्राइट से आपस में कनेक्ट है, इस इम्पल्स को आगे की तरफ प्रोपेगेट करने के लिए, आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। तो इन नर्व एंडिंग और इस डेंड्राइट का जो कनेक्शन है, इसे हम क्या कह रहे हैं, साइनेप्स कह रहे हैं। ये साइनेप्स का कनेक्शन देखते हैं यहाँ पे, तो ये दिखाई दिया यहाँ पे कि ये एक नर्व एंडिंग है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको दिखाई दिया यहाँ पे, इस कॉल द, ये डेंड्राइट का एंड है, ये जो है कनेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड द साइनेप्स। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू इन ऑल एनिमल एक्सेप्ट द स्पंजेस की बात करें तो स्पंजेस में क्या है, यहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं पाए जा रहे हैं वहाँ पे। मोस्टली एनिमल्स के अंदर ये काफ़ी डेवलप फॉर्म में है और लोअर एनिमल्स में क्या है, ये लेस डेवलप फॉर्म में। स्पंजेस के अंदर क्या है, यहाँ पे ये नहीं पाए जा रहे हैं। तो दिखाई दिया कि हमारे नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट कौन है, तो ये दिखाई दिया न्यूरॉन जो है ये मेन कंपोनेंट है। न्यूरॉन की अगर बात करें, न्यूरॉन जो है ये हमारी बॉडी की
लॉन्गेस्ट सेल भी है। लॉन्गेस्ट सेल्स कहने का ये मतलब नहीं कि ये हर सेल काफी लॉन्गेस्ट है। कुछ न्यूरॉन्स कुछ मिलीमीटर तक के होते हैं और कुछ न्यूरॉन्स क्या होते हैं अप टू 90 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, 1 मीटर तक भी हो सकते हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स मिलीमीटर तक में भी हैं, कुछ क्या है काफी लंबे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल की बात किया जाए तो ये आएगी। न्यूरॉन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं और यहाँ डिस्कस कर लें हम लोग यहाँ पे कि न्यूरॉन जब जो भी फॉर्म होता है वो न्यूरॉन की अगर बात करें तो ये ड्यूरिंग द गेस्टेशन टाइम में ही फॉर्म होगा। जब एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, फेटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो न्यूरॉन उसी समय फॉर्म होते हैं। बर्थ के बाद कोई भी न्यूरॉन ऐड नहीं होता है। न्यूरॉन बर्थ के बाद कभी भी कोई न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है। डिवाइड क्यों नहीं करता, इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज तो ये कि उसका शेप जो है इस टाइप का है जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं कर सकता। सेकंड रीजन ये है कि उसके पास सेंट्रोसोम्स क्या है, एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सेंट्रोसोम्स क्या है, एब्सेंट है। तो इन दोनों की रीजन की वजह से न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जनरली डिवाइड नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम यहां से। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे। न्यूरॉन्स कैसे फॉर्म होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। न्यूरॉन को फॉर्म करने वाली जो सेल है उसे कहते हैं न्यूरोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मिंग। तो न्यूरोब्लास्ट एक सेल है जो फॉर्म कर रही है न्यूरॉन्स को। इज ए सेल दैट डज नॉट डिवाइड फर्दर। न्यूरोब्लास्ट कभी डिवाइड नहीं कर सकती। उससे क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट करके क्या बना रही है, न्यूरॉन बनाती है। एंड विच विल डेवलप इनटू ए न्यूरॉन। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूरॉन के अंदर ही डिवीजन नहीं होता, कि न्यूरोब्लास्ट के अंदर भी डिवीजन नहीं होता, तो हर एक न्यूरोब्लास्ट इसका एक लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक न्यूरॉन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यूरॉन आगे कभी फर्दर डिवाइड नहीं करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि ए न्यूरोब्लास्ट और न्यूरॉन दोनों क्या हैं, डज नॉट डिवाइड फर्दर। तो ये वर्ड, ये सेंटेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे मूव करते हैं, यहां से हम देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म हो रहा है। यहां पे ये हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरल स्टेम सेल प्रेजेंट है। स्टेम सेल वो सेल है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये डिफरेंशिएट होती है। और ये न्यूरल स्टेम सेल्स लगातार अपने आप को डिवाइड करती रहती है और बनाती रहती है, न्यूरल स्टेम सेल बनाती रहती है। उनमें से कुछ न्यूरल स्टेम सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट होके बनाती हैं न्यूरोनल प्रोजेनाइटल सेल्स, जिसे हम कहते हैं क्या, हम न्यूरोब्लास्ट सेल कहते हैं। ये सेल बन के फॉर्म में यहाँ पे आ गई, डिवाइड करके 2 सेल बनाई, एक ये सेल बनी और एक ये सेल बन गई। अब एक सेल जो बना रही है न्यूरोब्लास्ट, ये न्यूरोब्लास्ट क्या करता है, फॉर्म करता है न्यूरॉन्स को, और ये स्पेशलाइज सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और दूसरा बना रहा है जो न्यूरल स्टेम सेल है वो फॉर्म कर रहा है, 2 सेल फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्लियल प्रोजेनाइटल सेल्स। ग्लियल सेल्स न्यूरॉन के अलावा हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं ये सेल्स, इसे हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। इनमें कई टाइप हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये एक ग्लियल प्रोजेनाइटल सेल से फॉर्म हुए हैं, और न्यूरोब्लास्ट से क्या फॉर्म हुआ है, न्यूरॉन फॉर्म हुआ है। हाई लेवल के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि न्यूरोब्लास्ट से कौन सी सेल फॉर्म हुई है, तो न्यूरॉन। अगर क्वेश्चन आता है एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स किससे फॉर्म हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लियल प्रोजेनाइटल सेल से फॉर्म हुए हैं। और ग्लियल प्रोजेनाइटल सेल्स और न्यूरोब्लास्ट किससे फॉर्म हुए हैं, तो ये न्यूरल स्टेम सेल का डिफरेंशिएशन है, ये उससे फॉर्म हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डिस्कस करते हैं आगे की तरफ। यहां पे देखेंगे न्यूरॉन के अंदर कुल कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। ए न्यूरॉन हैज 3 कंपोनेंट्स। एक न्यूरॉन के अंदर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है काफी ब्रॉड एरिया, जिसे हम कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी का ही दूसरा नाम क्या है, साइटोन है। साइटोन को ही हम कहते हैं पेरिकैरियन, और पेरिकैरियन को ही कहते हैं हम सोमा। तो ये सारा एक ही पार्ट का नेम है, सेल बॉडी, साइटोन, पेरिकैरियन एंड सोमा। इस सेल बॉडी से
कुछ पतले पतले प्रोसेस निकले हुए हैं ट्री की तरह, और उन ट्री की तरह प्रोसेस को कहते हैं क्या हम, डेंड्राइट्स। अगर क्वेश्चन आता है कि डेंड्राइट्स किससे ओरिजिनेट किए गए हैं, तो आंसर क्या होगा, डेंड्राइट का ओरिजिन किससे हुआ है, सेल बॉडी से हुआ है, या साइटोन से कहिए, या पेरिकैरियन कहिए, क्या कहिए, साइटोसोमा से कहिए। अब सेल बॉडी से ही एक चीज और निकली हुई है जिसे हम कह रहे हैं क्या, एक्सॉन कह रहे हैं। देखते हैं ये सारी चीजें कहां निकली हुई हैं। ये पूरी की पूरी क्या है, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई दिया आपको यहां पे, और इससे निकला हुआ है यहां पे, ये दिखाई दे रहा है आपको यहां पे, ऑल दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं, इंपल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। जब भी कोई इंपल्स रिसीव होगी तो वो डेंड्राइट्स के थ्रू ही क्या होगी, रिसीव होगी। ये डेंड्राइट दिखाई दिया आपको। डेंड्राइट से रिसीव होने के बाद ये सारे के सारे सिग्नल्स कहां पहुंचाए जाएंगे, यहां पे ये इस सेल के इस ब्रॉड वाले पार्ट में पहुंचाए जाएंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल बॉडी कह रहे हैं, सोमा कह रहे हैं, साइटोन कह रहे हैं। अब इसके थ्रू यहां से एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही, निकलती हुई बाहर आ रही है, और इसे क्या कह रहे हैं, हम एक्सॉन कह रहे हैं। तो ये 3 पार्ट हो गया। मेन पार्ट क्या हो गया इसका, यहां पे सेल बॉडी, इससे निकलने वाले ट्री की ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द डेंड्राइट, और एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं, एक्सॉन कह रहे हैं। और एक्सॉन क्या हो रहा है, लास्ट में कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है, वो इन ब्रांचेस को कह रहे हैं क्या हम लोग, नर्व का ये एंड पॉइंट है, तो बोलने से हम नर्व एंडिंग बोल दे रहे हैं। तो सिग्नल यहां से रिसीव हुआ, साइटोन में गया, साइटोन से एक्सॉन के थ्रू होते हुए कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया लास्ट वाले पार्ट में, और यहां से ये दूसरे हो सकता है, ये दूसरे डेंड्राइट से जुड़ा हो, या हो सकता है ये किसी ग्लैंड से जुड़ा हो, या हो सकता है किसी मसल से जुड़ा हो। तो ये किसी भी मसल, ग्लैंड या डेंड्राइट को ये इंपल्स फॉरवर्ड कर सकता है, कैरी इसको ट्रांसफर कर सकता है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहां से स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिसे हम क्या कह रहे हैं, साइटोन कह रहे हैं, सेल बॉडी कह रहे हैं। तो न्यूरॉन का पहला पार्ट, जिसे हम कह रहे हैं क्या, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला पहला पार्ट, द सोमा साइटोन ऑफ ए न्यूरॉन is the main part of the neuron which dendrites branch off। अगर क्वेश्चन आता है कि मैंने बताया आपको कि किस पार्ट से डेंड्राइट निकल के बाहर गए हुए हैं, एमर्ज हुए हैं, तो वो साइटोन वाला पोर्शन जो है, सोमा वाला पोर्शन जो है, सेल बॉडी वाला पोर्शन है, उससे निकल के डेंड्राइट्स आए हुए हैं। कंटेन्स मेनी ऑर्गेनेल्स। ये जो साइटोन है ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स को कंटेन करके रखा हुआ है। उसमें इंपॉर्टेंट की बात किया जाए, इंक्लूडिंग द ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द निसेल ग्रैन्यूल। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था, बताया था, उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है, निसेल ग्रैन्यूल रखा गया। विच आर कंपोज्ड लार्जली ऑफ, ये क्वेश्चन आता है कि निसेल ग्रैन्यूल किससे बने हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, लार्जली ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां भी वर्ड आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब ये कि ये काफी ज्यादा केमिकल को फॉर्म करेगा। किस टाइप के केमिकल को फॉर्म करेगा, तो ये हो सकता है एंजाइम्स को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम्स कहने का सेंस यहां पे क्या है कि जब ढेर सारे राइबोसोम्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है, कहते हैं। तो ये सारे पॉलीराइबोसोम्स क्या हैं, किससे कवर किए गए हैं यहाँ पे, तो ये इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हैं। ये फ्रेगमेंटेड पार्ट है कुछ, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे ये एक फ्रेगमेंटेड पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टूटा हुआ पार्ट है, और उससे यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे क्या, पॉलीराइबोसोम्स ढेर सारे यहाँ पे अटैच दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड द निसेल ग्रैन्यूल। और ये करता क्या है, तो ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स को और न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और ये निसेल ग्रैन्यूल्स जो है ये प्रेजेंट है दोनों प्लेस पे। ये कहां प्रेजेंट है, ये पाए जा रहे हैं इनसाइड द साइटोन, और ये जो डेंड्राइट्स हैं इनके अंदर भी ये पाए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान देना यहां पे। ये साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें पाया जा रहा है, और ये साइटोप्लाज्म जहां डेंड्राइट्स के अंदर पहुंच रहा है
वहां पे भी ये निसेल्स ग्रैन्यूल पाए जा रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। साथ में इस साइटोन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस सारे के सारे सेल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर्म करना होता है। उस प्रोसेस में एटीपी का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा और एटीपी को बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? यहाँ पे ये दिखाई दिया साइटोन का स्ट्रक्चर, ये इसका न्यूक्लियस दिखाई दिया, इसके सराउंडिंग में ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी से टूटे हुए जो फ्रेगमेंटेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दे आर कॉल्ड द निसेल्स ग्रैन्यूल। और ये दिखाई दिया इसका गोल्जी एपरेटस, ये दिखाई दे रहे हैं इसके लाइसोसोम्स, और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि एटीपी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगातार क्या होना इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि चीज़ों को फॉर्म करना है, केमिकल्स को फॉर्म करना है। ये दिखाई दिया यहाँ पे इसका। अब यहाँ से ये चीज़ें क्या होती हैं, मूव करती हैं इस ट्यूब्यूल के अंदर, बनती एक्सॉन के अंदर मूव करती हैं। तो एक्सॉन के अंदर जाने वाले स्ट्रक्चर पे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ये हो गया एक्सॉन, और इस एक्सॉन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ये माइलिन शीथ दिखाई दे रही है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है। देखा जाए यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है, इसी साइटोन से ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, और ये डेंड्राइट्स से निकले हुए छोटे छोटे डेंड्राइट्स के स्पाइन्स, ये डेंड्राइट के स्पाइन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये थाउजेंड्स ऑफ स्पाइन्स भी निकल सकते हैं एक साइटोन के ऊपर से यहाँ पे। तो ये दिखाई दे रहे हैं बहुत अमाउंट में, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं किसी भी सेंसरी सिग्नल को, ये रिसीव करने का रोल प्ले करते हैं। सारे के सारे ये डेंड्राइट्स से निकले हुए डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स के स्पाइन्स क्या करते हैं, इसको रिसीव करने का काम करते हैं। तो ये सेंटर वाला एरिया क्या दिखाई दिया, इस कॉल्ड द साइटोन। इसे क्या कह रहे हैं, सोमा कह रहे थे, पेरिकैरियन कह रहे थे, एंड सेल बॉडी कह रहे थे। इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहां पे सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। एक दूसरा पोर्शन आ रहा है, इस कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। हिलॉक माने क्या, कि हिल के जैसा पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां पे एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पे जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। इस वाले पोर्शन को यहां से लेके यहां तक कहा जाए तो, क्योंकि ये एक उभरा हुआ पोर्शन है। अब इस वाले पोर्शन को बात करें हम क्या करें, क्या एक्सॉन हिलॉक कह रहे हैं। तो काफी ये हिल की तरह स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इस टाइप का पोर्शन है, इसलिए हमने बोला यहां पे क्या इसका नाम रखा गया, हिल लाइक पोर्शन। एक्सॉन का हिल लाइक पोर्शन इज कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। ये इज स्पेशलाइज्ड डोमेन ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडी फ्रॉम विच द एक्सॉन ओरिजिनेट। अगर क्वेश्चन कहाँ आता है कि एक्सॉन ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, तो बोलेंगे कि एक्सॉन हिलॉक से क्या हो रहा है, जो पोर्शन निकल के जा रहा है इस कॉल्ड द, यहाँ से जो पोर्शन आ रहा है यहीं से क्या हो रहा है, एक्सॉन का ओरिजिन हो रहा है, एक्सॉन निकल रहा है। क्लियर है? यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ए हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन दिस रीजन। इन दिस रीजन में क्या, उसी एक्सॉन हिलॉक वाले रीजन की अगर बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर है? यहां पे एज इट कंटेन्स मेनी निसेल्स ग्रैन्यूल, ये निसेल्स ग्रैन्यूल कंटेन करता है, निसेल ग्रैन्यूल कंटेन करता है। और निसेल ग्रैन्यूल होता क्या है, मैंने बताया था आपको कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो रैप होते हैं फ्रेगमेंटेड RER से, वो जुड़े होते हैं, और रफ ER के आउटर सरफेस पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आप ये जानते होंगे। और इसके आउटर सरफेस पे ये जो निसेल्स ग्रैन्यूल है, क्योंकि इसका ये पूरे के पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फ्रेगमेंटेड पार्ट है, इसके सरफेस पे पॉलीराइबोसोम जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इस प्रोटीन को फॉर्म करने का काम कर रहे हैं। तो जहां भी निसेल ग्रैन्यूल प्रेजेंट रहेंगे वहां पे प्रोटीन काफी अमाउंट में क्या होगी, हाई अमाउंट में क्या होगी, फॉर्म होगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो निसेल ग्रैन्यूल्स
एंड दिखा दिया यहाँ पे क्या, एंड द पॉलीराइबोसोम्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, फॉर्म करने का काम करते हैं प्रोटीन को। ये कुछ और पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो डिस्कस हम अभी नहीं किए हैं उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। एक्सॉन हैलाक आपको दिखाई दिया यहाँ पे, जहां से नर्व इंपल्स जनरेट होती है। क्वेश्चन अगर आता है कि नर्व इंपल्स कहां से प्रोपेगेट होती है, कहां से जनरेट होती है, तो एक्सॉन हैलाक पे जब केमिकल पहुंचता है, कोई भी इंपल्स पहुंचती है, तो यहां से क्या होती है, ये एक्सॉन की तरफ क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है। एक्सॉन दो टाइप के होते हैं, अगर उसके ऊपर एक सीट प्रेजेंट है, दैट सीट इज कॉल्ड द, बोलते हैं क्या, माइलिन सीट कहते हैं। और इस सीट के वजह से क्या होता है, जो इंपल्स का प्रोपगेशन होता है ये काफी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि इंपल्स का जो रफ्तार है, जो स्पीड है एक्सॉन के टर्मिनल एंड तक पहुंचने की, वो काफी बढ़ जाती है। अगर ये माइलिन सीट एक्सॉन पे प्रेजेंट नहीं होगा तो इंपल्स की जो स्पीड होगी क्या होगी, वो स्लो होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसमें माइलिन, किसमें इंपल्स की स्पीड काफी फास्ट है, तो माइलिनेटेड एक्सॉन में इंपल्स की स्पीड काफी फास्ट होती है। ये माइलिन सीट कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, यहां प्रेजेंट है तो यहां पे गैप दिखाई, यहां प्रेजेंट है, इसके बीच में यहां पे गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को ही कह रहे हैं क्या, नोड ऑफ रैनविया कह रहे हैं। रैनविया, आर नहीं प्रोनाउंसिएट करना है, रैनविया कहेंगे इसको हम लोग, जो क्या करता है, अलाउ करता है क्या, डिफ्यूजन्स को। आयंस क्या करते हैं, यहां से डिफ्यूज होकर बाहर निकलते हैं, और जो इंपल्स का प्रोपगेशन होता है वो वन नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक होता है, वन नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक ये प्रोपगेट करता रहता है। यहां पे ये जो माइलिन सीट है, माइलिन सीट को फॉर्म करने वाली एक सेल है, उसे हम कह रहे हैं क्या, स्वान सेल कह रहे हैं। और ये कह रहा है इस एक्सॉन को ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, और ये माइलिन सीट भी क्या करती है, प्रोड्यूस करने का रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि माइलिन सीट किसने बनाया, तो स्वान सेल ने क्या किया, इसको बनाया। और एक्सॉन टर्मिनल के बारे में मैंने बताई दिया है आपको यहाँ पे, और बाकी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो इसने हमने देखा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इसको आप रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर, तो इसे आप अगर मिस कर देंगे तो हो सकता है फ्यूचर में कई क्वेश्चंस आप मिस कर दें। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे इसी चैनल के नेम से, बायोलॉजी बाय अंचल सर के नेम से, बायोलॉजी बाय अंचल सर के नेम से मेरा एक फेसबुक पेज भी है, जिसमें मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे डेली में पोस्ट करता रहता हूँ। क्वेश्चंस ऑफ द डे आपको मिलेगा वहाँ पे, उन क्वेश्चंस को आप डेली करिए, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अपने आप को और आप इम्प्रूव करिए बायोलॉजिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में, अपने आप को और एनहेंस करिए। जितना एनहेंस करेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।